जय हिंद। तो आइए आज हम लोग सेट 2 प्रैक्टिस करेंगे और इसमें देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैंने पहले ही आपको बता रखा है कि मैं जो भी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा उसके साथ साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है थ्योरी को देना, ताकि कभी भी क्वेश्चन अगर दोबारा आपको मिले तो आप आसानी से इसे बना सकें। इसलिए किसी भी क्वेश्चन पे जो थ्योरी मैं दूंगा उस थ्योरी पे आप ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि अगर एक बार उस थ्योरी को देख लिया जाए तो उस पे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो शायद लगभग सभी सोल्व होने के लायक हो जाएंगे और आपको ऐसा फील होने लगेगा कि अब आप भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लायक बन चुके हैं। तो आइए क्लास को बिना देर किए हुए शुरू करते हैं और पहले हम जो भी सवाल बताएंगे उसे आप समझने का प्रयास कीजिएगा। सवाल को सॉल्यूशन करने से पहले आप उसके थ्योरी पे ध्यान दीजिएगा। अगर आप एक बार थ्योरी को ध्यान से समझ जाएंगे तो सवाल बिल्कुल आसान हो जाएगा। चलिए तो देखते हैं आज के पहले सवाल को, जिसमें हम लोग कल पिछली क्लासेज में हम लोग 16 तक 15 तक कर चुके थे। तो जो विद्यार्थी फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं वो कृपया करके फर्स्ट वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि क्वेश्चन फर्स्ट वीडियो में जो मैं थ्योरी पढ़ाया हूँ सेकेंड वीडियो में रिपीट होगा। तो जब रिपीट होगा तो हम वहां पे डबल बार थ्योरी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई हो? तो चलिए आज के हम लोग क्लास में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। 16 नंबर सवाल कहता है किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान शून्य से बड़ा होने पर दोनों मूल क्या होंगे। ध्यान से समझिएगा। अब ये विवेचक आ गया, मूल आ गया और कहता है कि शून्य से बड़ा होने पर दोनों मूल क्या होंगे। तो जरा गौर कीजिएगा, मैं आपको जो बताऊंगा मेरी बात को समझिएगा। सवाल नंबर 16 को मैं सोल्व कर रहा हूं और सवाल नंबर 16 को सोल्व करने के समय में आपको कुछ थ्योरी का ध्यान देना है। जैसे ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा द्विघात समीकरण। अब ध्यान से सुनना एक बार, ध्यान से, है ना। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसे आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है ना। अगर बहुपद बोलेगा तो 0 को हटा देंगे, द्विघात बहुपद बोलेगा तो बोलेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कंप्लीट है ना। चलिए अब इसमें कुछ बात समझिएगा कि विवेचक विवेचक को इंग्लिश में डिस्क्रिमिनांट कहते हैं या इसी को विविक्तकर कहते हैं। विविक्तकर अगर दोबारा कभी नाम सुनने के लिए आए तो समझिएगा विवेचक होता है। इसे डी द्वारा सूचित किया जाता है। तो विवेचक का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। याद रखिएगा कि विवेचक का मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसके रिगार्डिंग कुछ बातें और है, इसे जरा याद रखिएगा कि मूलों की प्रकृति, मूल यानी मूलों की प्रकृति मतलब जो इसका आंसर होता है उसके बारे में कुछ बात कहा गया है। तो आइएगा मूलों की प्रकृति 1 नंबर में, अगर विवेचक का मान 0 के बराबर हो, विवेचक को हम लोग डी कहते हैं, पहले ही हम आपको बता रखे हैं। यदि विवेचक का मान 0 हो यानी डी का मान क्या हो, 0 हो, तो मूल जो होंगे ना, मूल मूल वास्तविक एवं समान होंगे। मूल वास्तविक एवं समान होंगे। मूल वास्तविक एवं क्या होंगे, समान होंगे। याद रखिएगा, जब विवेचक का मान 0 से बड़ा हो, 0 से क्या हो, बड़ा हो। 0 से बड़ा का अर्थ होता है, ध्यान दीजिएगा, 0 से बड़ा का अर्थ होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 15 20 25 2 लाख 3 लाख 5 लाख जो भी बोल सकते हैं, ये 0 से बड़ी संख्याएं हैं। तो इसमें क्या होता है कि मूल मूल वास्तविक मूल वास्तविक एवं असमान होते हैं, असमान होंगे। याद रखिएगा, आने वाले क्वेश्चंस में जब दोबारा रिपीट होगा तो ये सब नहीं दिखाया जाएगा। तीसरा बात आप याद रखेंगे हमेशा, ठीक है, कि डी जब क्या बोलता है कि 0 से क्या हो, छोटा हो। विवेचक का मान 0 से छोटा हो। 0 से छोटा होने का अर्थ होता है -3 -2 -5, ये सब सारी छोटी संख्याएं हैं। तो मूल बोलेंगे कि मूल अवास्तविक है, अर्थात मूल वास्तविक नहीं है, मूल अवास्तविक होंगे। मूल अवास्तविक होंगे, अवास्तविक होंगे। याद रखिएगा इतना कि 0 के बराबर, ये 2 बार बहुत बार पूछता है, ये भी पूछता है कभी कभी। ये तीनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं, याद रखिएगा कि 0 के बराबर होता है तो मूल वास्तविक एवं समान होंगे। 0 से अगर बड़ा होगा, जिधर ऐसे रहता है वो बड़ा होता है, ग्रेटर देन लेस देन पढ़े होंगे आप। मूल वास्तविक एवं क्या होंगे, असमान होंगे। और डी से जब छोटा होगा यानी विवेचक छोटा होगा, 0 बड़ा होगा, तो मूल अवास्तविक होंगे। अब इतना पढ़ने के बाद आप आइए देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 16 को। कहता किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल्य क्या होते हैं। देखिएगा, 0 से बड़ा होने पर मूल्य होते हैं वास्तविक एवं असमान। असमान को हम भिन्न भी कहते हैं, असमान को क्या कहते हैं, भिन्न भी कहते हैं। और असमान को बराबर नहीं भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक और भिन्न। वास्तविक और भिन्न इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। इसको लिखते चलिएगा।
अब आइए 17 नंबर सवाल पे। इतना थ्योरी अगर आप पढ़ लेंगे तो अगला बार आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल। कहता है कि कोई समीकरण है x प्लस 2y बराबर 9। ठीक है, कहता है यदि x बराबर 5 है तो कहता y का मान क्या होगा। तो x प्लस 2y बराबर 9, तो x के मान डालेंगे यहाँ पर। तो 2y बराबर 9, तो 2y बराबर 9 माइनस 5, तो यहाँ हो जाएगा 2y बराबर 4। 2 दूना 4, तो y का मान क्या आ जाएगा 2। आप चेक कीजिए, आपका ऑप्शन नंबर बी में है y का मान 2। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा 18 नंबर। जो आसान क्वेश्चन होंगे उसे ज्यादा डिटेल करने की जरूरत नहीं है। सवाल नंबर 19 कहता है कि कोई एपी है जिसमें 4, 10, 16, 22, 28 ऐसा है। इसमें कहता है कि इसका सारवंतर क्या होगा। मैं आपको कल की वीडियो में पढ़ाया था कि सारवंतर अगर निकालना हो, सारवंतर अगर डी निकालना हो तो दूसरा पद माइनस पहला पद करते हैं, T2 माइनस T1 करते हैं, 10 माइनस 4 करेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 6 इज द करेक्ट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि कोई त्रिभुज एबीसी है। कोई त्रिभुज क्या है एबीसी है। हाँ, कोई त्रिभुज क्या है एबीसी है, हाँ, जिसका ए बी और एसी का मध्य बिंदु, इसके मध्य बिंदु है डी और एसी का मध्य बिंदु है ई। इसको मिला दिए। कहता है कि इस प्रकार है कि डी समांतर बीसी, डी समांतर क्या है बीसी है। तो कहता है डीसी बराबर 8 सेंटीमीटर, तो डी का मान क्या होगा। जरा गौर से सुनिएगा, मैं हमेशा बोलूंगा आपको कि थ्योरी बहुत जरूरी है अगर क्वेश्चंस को बेहतर ढंग से तरीका से सोल्व किया जाए तो। एबीसी है और ये इसका मध्य बिंदु है, तो याद रखिएगा किसी त्रिभुज का मध्य बिंदु, किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु जो होती है ना, वो तीसरी भुजा की आधी होती है और समांतर होती है। मैंने क्या कहा कि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा की आधी और समांतर होती है। तो समांतर तो दिया हुआ है, तो ये आधी हो जाएगी। कब आधी होगी ये याद रखना है, दोनों जब आपस में बराबर होगा, यानी कि मध्य बिंदु का मतलब दोनों टुकड़ा आपस में क्या हो बराबर हो। जब दोनों टुकड़ा आपस में बराबर होता है उसे मध्य बिंदु कहा जाता है। और मध्य बिंदु में ये इसका दुगना होता है, ये इसका आधा होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। नोट पॉइंट याद रख लीजिएगा, काम आएगा आगे आपको, है ना। थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय काम आएगा। एक मिनट। थेल्स प्रमेय किसी त्रिभुज में, अब मध्य बिंदु ना देकर के, किसी त्रिभुज में मध्य बिंदु ना देकर के कोई समांतर रेखा खींच दे इसे। ठीक है, जो डी समांतर बीसी, डी समांतर क्या है बीसी है, ऐसा भी समांतर खींच दे। तो अब क्या करेंगे आप सुनिएगा ध्यान से, इसका थ्योरी याद रख लेंगे कि यदि, इसको मिटा देता हूं, इसको नोट कर लीजिएगा। तो इसमें लिखिएगा कि यदि डी समांतर बीसी हो, ठीक है ना, तो आप जानेंगे थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से कभी भी समांतर दिया रहे और अगर मध्य बिंदु ना दिया रहे तो बता रहा हूं, अगर मध्य बिंदु दिया रहेगा तब इसका ये दुगना होता है, इसका ये दुगना होता है और ये इसका आधा होता है। लेकिन अगर मध्य बिंदु नहीं दिया रहे तब क्या करेंगे, तो करेंगे एडी बटा डीबी, एडी बटा डीबी बराबर ए बटा ईसी, ए बटा ईसी। ऐसा कब करेंगे जब मध्य बिंदु नहीं दिया रहेगा। आइए एक एग्जांपल को आपको समझाता हूं, एक एग्जांपल समझ लीजिएगा आगे काम आएगा। जैसे ए बी सी दिया हुआ रहेगा, ऐसे यहाँ पे डी ई, और आपसे बोलेगा कि यहाँ पर 5 है ना, यहाँ पर 10 है, तो यहाँ पर x है और यहाँ पर 25 है। ठीक है, 25 बोलिए या बोले 30 है यहाँ पर। तो बोलता है कि x का मान क्या होगा। आप अभी पढ़े होंगे कि अगर कोई समांतर दिया रहे तो ये इसका भुजा समानुपाती होता है, इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना। आप ऑब्जेक्टिव सोल्व कर रहे हो तो 5 बटा क्या कहेंगे 10 कहेंगे, 5 बटा क्या कहेंगे 10 कहेंगे, इधर x बटा क्या कहेंगे 30 कहेंगे। याद रखिएगा एक चीज हमेशा कि जिधर इधर बटा करेंगे वैसे ही इधर बटा करेंगे। छोटा बटे छोटा लिए हैं तो इधर भी छोटा बटा छोटा लेंगे, ये थेल्स प्रमेय का रूल कहता है। काटिए, 5 दूना 10, 15 दूना 30, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर x बराबर 15। हालांकि ट्रिक से समझ लीजिए, एक मिनट, ट्रिक से कि इसका ये दुगना है ना, 5 दूना 10, ये दुगना है ना, तो ये भी दुगना होगा। तो बोलिए कि कितना रखें यहाँ पर कि दुगना हो जाए 15, 15 रखेंगे तब तो दुगना होगा। तो ये आप थोड़ा सा जान लें कि अगर मध्य बिंदु दिया रहेगा तब आपको तो मैंने बता दिया कि अगर मध्य बिंदु नहीं रहेगा तो रूल यही है कि इसका बटा इसका, इसका बटा इसका आपस में क्या होता है बराबर होता है। इसे नोट कर लीजिए आप।
देखिएगा सवाल नंबर 21। 21 नंबर कहता है एपी कोई समांतर श्रेणी है, -3 -1/2 डॉट डॉट का 11वां पद बोला है। आपको पहले ही हम बताए थे 11वां पद को a+10d कहा जाता है कल की क्लासेस से। तो बोलेगा a का मान निकाल लीजिए। आप क्या निकालना, आप a का मान -3 जानते ही हैं। d का मान निकालने के लिए आपको पता है कि दूसरा पद में हम लोग पहला पद को क्या करते हैं, घटाते हैं, है ना। तो आप यहाँ एलसीएम लीजिएगा तो 2 आएगा। यहाँ पर 2 से 2 गया तो -1 माइनस माइनस प्लस 2 से 2 जाएगा, 2 बार में 6 आएगा, यानी 5/2 हो जाएगा। डी का मान कितना हो जाएगा, 5/2। मान डाल लीजिए, -3 + 10 गुना 5/2, वो भी आया प्लस में है। काट दीजिए 2 से 5 बार में, तो 5 पचे 25, -3 + 25, तो आंसर आपका 22 आ जाएगा। 22 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ये कल पढ़ा रखे तो क्यों इस पर डिस्टर्ब करेंगे फिर हम, इसलिए मैं पढ़ाया था। चलिए 22 नंबर सवाल को देखिएगा। 22 नंबर सवाल का था कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, तो निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो पहले ही मेरे साथ समझ लीजिएगा, 1 मिनट नोट। कभी भी दो समरूप त्रिभुज दिया रहे, समरूप त्रिभुज का चिन्ह ये होता है, जैसी दो समरूप त्रिभुज दिया रहेगा तो क्या होता है ये सीख लीजिए। इसके क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डीईएफ, मतलब दो त्रिभुज का क्षेत्रफल। जैसे ध्यान दीजिएगा, मैं त्रिभुज बना लेता हूं, दो त्रिभुज है, एक है एबीसी और एक है डीईएफ। डीईएफ दो समरूप है त्रिभुज। समरूप का मतलब होता है एक जैसे देखने में लगे, बड़ा छोटा हो सकता है। अब इसका कहता है दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर है ना, तो उसके संगत भुजाओं के समानुपाती होता है, यानी संगत भुजाओं के वर्गों के वर्गों के समानुपाती होता है। यानी संगत भुजा एबी का संगत डी, एसी का संगत ईएफ और बीसी का संगत ईएफ, जो एक जैसा लगे देखने में। तो हम अपने मन से हम कह सकते हैं कि बीसी बटा ईएफ, यानी बीसी का स्क्वायर बटा ईएफ का स्क्वायर। मन करेगा तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कह सकते हैं ए बी का स्क्वायर बटा डी का स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं या ए सी का स्क्वायर बटा डी एफ का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर बटा डी एफ का स्क्वायर, क्योंकि तीनों का तीनों भुजाएं संगत है और तीनों आपस में क्या होती है, समानुपाती होता है वर्ग के। यानी बोलेंगे दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो आप ये याद रखिएगा। अब आइए मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूँ। चलिए, तो क्वेश्चन का था क्या है कि दो समरूप त्रिभुज एबीसी है। मान लीजिए चलिए इसी को लेकर चलता हूँ, ठीक है ना, इसी को लेकर चलते हैं, इसी पर हल करते हैं। तो दिया हुआ कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल कौन सा होगा। देखिए एबी बटा डी लिखा हुआ है, क्या एबी बटा डी है, होगा। एबी बटा डी कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जब भी होगा जब स्क्वायर के रूप में होगा। क्लियर है ना। आगे देखते हैं, एबी बटा ईएफ। एबी ईएफ के कभी संगत हो सकता नहीं, ये ऊपर है ये नीचे है, इसका संगत नहीं होगा, तो एबी नहीं होगा, बी वाला ऑप्शन गलत। सी नंबर देखिएगा, ए बी बटा डी स्क्वायर में ए बी का स्क्वायर बटा डी का स्क्वायर, जी बिल्कुल, ये दोनों एक दूसरे का संगत है, तो ये वाला बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और डी को मिला लीजिए, ए बी बटा ई एफ, ये ए बी है और ई एफ है, कभी हो सकता है ऐसा, नहीं हो सकता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसलिए मैं थ्योरी पढ़ा दिया हूँ, पकड़ना। अब बन जाएंगे क्वेश्चंस, अगर अगली बार आएगी अंक के साथ तो भी बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सवाल नंबर 23। 23 क्या कहता है कि बिंदु बिंदु 4, -30 किस चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश में है। चलिए आप खुद बताइएगा, एक बार सीख लीजिए कि आपके 10th में एकदम छपेगा, छपेगा एकदम, बिल्कुल याद रखिएगा, एकदम छपना ही छपना है। तो सीख लो, 1 मिनट आपको मैं बता देता हूँ पूरी बात को। ये आपका अक्ष है, ठीक है, ये क्या है आपका अक्ष है। इसको एक्स एक्स डैश बोलते हैं, वाई वाई डैश बोलते हैं। याद रखिएगा, इसको मूल बिंदु कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। देखिए है तो बड़ा आसान, हम आंसर तुरंत बता सकते थे, लेकिन बट आंसर बताना नहीं है, समझाना है आपको। मूल बिंदु का नियामक 0,0 होता है। अगर अगली बार कभी पूछेगा आपसे कि मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, तो बोलेंगे 0,0 होता है। इसको कहते हैं धनात्मक अक्ष। इसे क्या कहा जाता है, धनात्मक अक्ष कहते हैं। इसको कहते हैं ऋणात्मक, यानी माइनस में, ठीक है ना, ये प्लस में ये माइनस में। ऊपर वाले को धनात्मक कहा जाता है, धनात्मक कहा जाता है,
नीचे वाला को क्या कहिएगा, ऋणात्मक कहेंगे। ठीक है ना। तो याद रखिएगा, इसको कहते हैं, देखो बुआ, इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, है ना। इसे कहा जाता है प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, प्रथम चतुर्थांश। इसको कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश, एंटी क्लॉकवाइज घूमता हूं, द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं। ठीक है। इसको कहते हैं तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश। इसको कहते हैं चतुर्थ, चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। क्लियर ना। अब मेरी बात को समझना है कि पहले कभी भी लिखा जाता है एक्स को, बाद में वाई को लिखते हैं। पहले एक्स को लिखा जाता है, बाद में किसको लिखते हैं, वाई को लिखा जाता है। इस बात को हमेशा गौर करिएगा। पहले एक्स को लिखेंगे, बाद में वाई को लिखेंगे। पहले एक्स को लिखेंगे, वाई बाद में वाई को लिखेंगे। पहले एक्स को लिखेंगे, बाद में वाई को लिखेंगे। इस बात का ख्याल रखिएगा। याद रखिएगा, एक्स वाले को भुज कहते हैं, एक्स वाले को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। वाई वाले को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। एक्स वाले को भुज कहते हैं, वाई वाले को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। अब आइए इसका चिन्ह सीखते हैं, क्योंकि आपसे चिन्ह पूछा है कि किस चतुर्थांश में है, सीखिएगा। अगर इसमें आता हूं प्रथम चतुर्थांश में, तो पहले एक्स लिखते हैं, बाद में वाई। एक्स वाला अक्ष देखिएगा प्लस में है, धनात्मक का मतलब प्लस, और वाई वाला भी देखिए तो धनात्मक है। इस घर में हमें दो दीवार मिला है और दोनों के दोनों धनात्मक है, यानी कि प्लस में है। यानी इसको पहले एक्स वाला को लिखेंगे, नहीं, पहला प्लस और दूसरा भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कंप्लीट। आइए इसमें देखता हूँ, इसमें भी दो दीवार आपको मिला है, एक एक्स अक्ष वाला, एक वाई वाला मिला है। तो वाई वाला लिखना है पहले कि एक्स वाला लिखना है, एक्स वाला लिखना है। तो एक्स वाला प्लस में, तो ये प्लस हो जाएगा। ये वाला वाई वाला माइनस में है, सो एक्स वाला माइनस में है तो माइनस में हो जाएगा, और वाई वाला प्लस में तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है। इसमें देखिए ध्यान से कि दोनों का दोनों ऋणात्मक है, माइनस में है, तो पहले एक्स वाला लिखेंगे, एक्स वाला माइनस में, वाई वाला भी माइनस में। ठीक उसी तरीके से इसमें आएंगे, तो इसमें भी दो दीवार आपको मिला है, एक प्लस वाला, एक माइनस वाला। तो पहले हम लिखते हैं एक्स अक्ष वाला, ऐसा नहीं कि पहले लिखते हैं प्लस वाला, पहले नहीं, पहले एक्स अक्ष वाला। तो एक्स अक्ष वाला कौन है आपका, धनात्मक है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और जबकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर। अब इसी पर हम अंक सजा के भी बोल सकते हैं, इसे हम 4,5 अपना मन से बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों का दोनों मान कौन में, प्लस में है। अगर मैं बोलूंगा यहाँ पे माइनस में 1,3, तो देखिए तो पहला मान माइनस में, दूसरा मान क्या है, प्लस में है। यहाँ पर लिखेंगे माइनस में 4, माइनस में 3, दोनों का दोनों मान क्या है, माइनस में है। मैं अपने मन से यहाँ पर लिख सकता हूँ माइनस 2, सॉरी 2, माइनस में 3, यानी पहला मान प्लस और दूसरा मान क्या है, माइनस। आप यहाँ गौर से देखिए, पहला मान प्लस, दूसरा मान माइनस, पहला मान प्लस, दूसरा मान माइनस, किस चतुर्थांश में होता है, तो चतुर्थ चतुर्थांश में होता है, चौथा चतुर्थांश में होगा। आपका करेक्ट आंसर चौथा हुआ। लेकिन आज के बाद आपसे कभी पूछेगा चतुर्थांश वाला क्वेश्चन, तो कभी गलत नहीं होगा। तो करना क्या है आपको, आप एक बार याद कर लीजिएगा, प्लस प्लस प्रथम चतुर्थांश में, माइनस प्लस दूसरा चतुर्थांश में, माइनस माइनस तीसरा चतुर्थांश में, और प्लस माइनस चौथा चतुर्थांश में। भुज कहते हैं एक्स को, वाई को कोटि कहते हैं। कहेगा आपसे कि बिंदु बिंदु 4,-3 में भुज क्या है और कोटि क्या है। तो हम जानते हैं इसको एक्स बोलते हैं, बाद वाले को वाई कहते हैं, पता है ना। पहले एक्स होता है, बाद में क्या होता है, वाई होता है। तो एक्स वाले को हम लोग भुज कहते हैं, और वाई वाले को क्या कहते हैं हम लोग, कोटि कहते हैं। तो ये परीक्षा में पूछा हुआ है बार बार। तो भुज का मान हो जाएगा 4, कोटि का मान हो जाएगा 3। तो आप इस बात का भी ख्याल रखिएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगली बार इस पे कभी भी थ्योरी क्वेश्चन आएगा तो कभी भी थ्योरी नहीं दिखाया जाएगा, इसे नोट कर लीजिए आप, ताकि परीक्षा में आपको छपना ही छपना है। चलिए अगली सवाल को देखें। सवाल नंबर 24। 24 नंबर सवाल कहता है कि यदि a प्लस बी बराबर 900 लिखा हुआ है, 900 नहीं होगा, 90 होगा, सुधार लीजिएगा। तो यहाँ पे कहता है क्या, कहता है क्या, कॉस ए किसके बराबर है, कॉस ए किसके बराबर है। हालांकि ये प्रूफ करने के लिए पूछा गया था 2 नंबर में। तो आप देखिए क्या करेंगे हम, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है, तो कहता है कि किसके बराबर है। देखिएगा समझने वाली बात है कि a प्लस बी का मतलब अगर 90 है, तो वो किसके बराबर हो सकता है। तो आपको याद कर लीजिएगा कि साइन 45 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री का मान 1/2, और कॉस 45 डिग्री का मान, कॉस 45 डिग्री का मान भी 1/√2 होता है ना। 1/√2 दोनों होता है, और दोनों आपस में क्या है, बराबर है। इसीलिए यहाँ पर याद रखिएगा कि साइन ए जो होता है ना, कॉस ए जो होता है ना, साइन बी के बराबर होता है। नहीं तो आप विश्वास नहीं होगा तो आइए समझते हैं। ए वाले को रखेंगे और बी वाले को उधर लेके चल जाइए। अब कॉस लगा दीजिए था ना, कॉस ए होगा, तो इधर भी कॉस लगा दीजिएगा, 90 माइनस बी। तो कल के फॉर्मूला में पढ़ाए थे, आपको याद होना चाहिए कि कॉस 90 माइनस थीटा, तो बताए थे साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा।
tan 90 माइनस थीटा तो cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा तो tan थीटा, cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा, sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा। तो cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, sin थीटा। बोलिएगा cos ए किसके बराबर है, sin b के बराबर है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, sin b इज द करेक्ट आंसर। पूछेगा परीक्षा में कि साइन और कॉस आपस में कब बराबर होता है, बोलेंगे 45 डिग्री पर होता है। सवाल नंबर 15, 25 सॉरी, सवाल नंबर 25 कहा था कि दो बिंदु है, एक बिंदु क्या है 4,5 और एक बिंदु क्या है, एक बिंदु क्या है 6,5। कहता है क्या कि इसको मिलाने वाले मध्य बिंदु का नियामक ज्ञात करें। ये नियामक है, ए है ये और ये बी है। पहला का नियामक दिया हुआ 4,5 और दूसरा का दिया हुआ 6,5। याद रखिएगा नियामक के चिन्ह तीन पहिया से होता है, पहले वाला को दो, पहले वाला को एक्स कहते हैं, दूसरा वाला को वाई कहते हैं। पहला वाला को एक्स कहते हैं, दूसरा वाला को वाई कहते हैं, लेकिन देखिए दोनों एक्स वाई ठीक नहीं लगेगा, इसलिए नंबरिंग कर देते हैं x1 y1 x2 y2। अब निकालना है मुझे क्या चीज, मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक, यानी इन दोनों के बीचों बीच में कोई बिंदु है उसका नियामक निकालना। तो मान लेते हैं इसका नियामक बीच में क्या है, एक्स वाई है, x1 y1 x2 y2, मान लिया कि बीच में क्या है x1 y1 है। आपके लिए याद रखिएगा मध्य बिंदु के लिए फॉर्मूला होता है, मध्य बिंदु के लिए, मध्य बिंदु के लिए फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2, बहुत बार पूछा है। ठीक है, चलिए x1 का मान डालिए 4 हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं इसको x1 बोलते हैं, इसको y1 बोलते हैं, इसको x2 बोलते हैं, इसको y2 बोलते हैं। x1 का मान क्या डालेंगे 4 और x2 का मान डालेंगे 6 और बटा में 2 हो जाएगा। यहाँ पर y1 का मान डालेंगे 5 और y2 का मान डालेंगे 5 और बटा 2 हो जाएगा। तो 6 4 10, 10 बटा 2, तो 2 से 5 बार में, यहाँ पर आएगा 5 5 10, 2 से लगाएंगे 5 बार में, तो आपका हो जाएगा 5,5 5,5। किसी ऑप्शन में है तो 5,5 बी में है, यानी आपका आंसर बी हो जाएगा करेक्ट। यानी मध्य बिंदु का नियामक होता है, याद रख लीजिएगा कि मध्य बिंदु बराबर होता है x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। सवाल नंबर 26 को देखिएगा, सवाल नंबर 26 26 कहता है कि 3 थीटा बराबर 90, 900 गलती से 90 होगा। तो पूछा है कि क्या कॉस थीटा का मान क्या होगा, तो पूछा है कॉस थीटा का मान क्या होगा। ठीक है भाई साहब, देखिए कॉस थीटा का मान क्या होगा। अब बोलिएगा 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो 3 से काट लीजिएगा इसको, तो 30 या 90, तो थीटा का मान कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। तो अब क्या करिएगा, हमसे पूछा गया है कॉस थीटा का मान बताइए, तो आप बताएंगे कॉस द कॉस थीटा का मान 30 डिग्री है, 30 डिग्री। और कल वाली वीडियो में हम मान सारणी दिखाए थे कि कॉस 30 का मान होता है √3/2, कॉस 30 का मान क्या होता है √3/2 होता है। आपको मान सारणी कल लिखवाया था, याद करने के लिए भी कहा था, यानी √3/2 किसी में है, बिल्कुल बी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर देखेंगे आगे 27 नंबर, 27 नंबर, 27 नंबर में क्या कहता है कि यदि सूर्य का ऊंचाई 60 डिग्री है, ऊंचाई या उन्नयन कोण एक ही होता है, सूर्य का ऊंचाई डिग्री में दिया हुआ है, यहाँ 600 है, 600 नहीं होगा, गलती से उसे 60 डिग्री कहेंगे। चलिए ये मान लिया ऐसा है कुछ, और एक कहता है कि 30 मीटर लंबी छाया बनने के लिए, यहाँ 30 मीटर लंबी छाया बनता है, ये छाया 30 मीटर लंबी बनता है। तो कहता है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मीनार की क्या ज्ञात की, ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जबकि कहता है सूर्य है ये, अगर ये सूर्य है तो इसका उन्नयन कोण बताइएगा, तो उन्नयन कोण साफ साफ कहा है कितना 60 डिग्री, 600 नहीं है 60 डिग्री है। तो कहता है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो कुछ भी नहीं, ये हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है। कल भी एक सवाल आया था ऐसा में, हम आपको क्या बताए थे, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा और मान सारणी कल बताए थे, है ना। अब देखिए इसमें हमको लंब निकालना है, इसको लंब बोलते हैं, न्यूनकोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, ये आधार होता है, ये कर्ण होता है। लंब निकालना है, आधार दिया हुआ है, तो लंब और आधार से टेन थीटा पढ़ाए थे, लंब और आधार से क्या पढ़ाए थे टेन थीटा पढ़ाए थे, लंब और आधार से क्या पढ़ाए थे टेन थीटा। हाँ देखिएगा ध्यान से, बोलेंगे यहाँ पर ए बी बटा बी सी, तो यहाँ जगह क्या चीज टेन लगाएंगे, तो हो जाएगा टेन थीटा का मतलब 60 डिग्री, ए बी बटा बी सी। तो टेन 60 का मान कितना होता है पता है आपको, √3 होता है। टेन 60 का मान कितना होता है √3 होता है। ए बी का मान नहीं मालूम, तो ए बी मीनार है, रहने देंगे, इसका मान 30 है,
तो इसे हल कीजिएगा तिरछा तिरछी गुना, तो ए बी का मतलब आएगा 30√3 मीटर। और ए बी किसको माने थे, ए बी हम मीनार को माने थे, तो आपका आंसर हो जाएगा 30√3 मीटर इज द करेक्ट आंसर। अब देखिएगा 28 नंबर सवाल, इसे नोट कर लेंगे। सवाल नंबर 28, सवाल नंबर 28 कहता वृत्त, वृत्त COR एक वृत्त है, COR एक क्या है, वृत्त है कि अंतःभाग में एक बिंदु P है। कहता है कोई ये वृत्त है, ध्यान सुनिएगा, ये कोई वृत्त है और ये केंद्र है। केंद्र को हमेशा O कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, केंद्र को O कहा जाता है। और कहता है इसके वृत्तभाग में कि जो ये P है वो बिंदु, इस वृत्त के अंदर कहीं भी वो बिंदु P है, तो कहता है कि निम्नलिखित में कौन सही हो सकता है। ऑप्शन को जरा गौर देखिएगा, बहुत सारे लोग इस पे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ कहता नन। अब सुनिएगा, अगर मैं इसको मिला दूं तो ये ओपी कहलाएगा, ठीक है। और अगर मैं इसको परिधि से मिला दूं तो ये त्रिज्या कहला जाएगा। ये क्या कहला जाएगा, त्रिज्या। अब आप खुद बताइए कौन बड़ा है, त्रिज्या बड़ा है कि ओपी बड़ा है। तो जाहिर सी बात है त्रिज्या बड़ा है, तो जो बड़ा रहता है उधर ऐसे होता है, और जो छोटा होता है ये ओपी हो जाएगा। यानी आपसे कहा गया कि त्रिज्या बड़ा होता है ओपी से, यानी कि अगर वृत्त के अंदर कहीं भी अगर बिंदु बैठा दिया जाए तो वह त्रिज्या से हमेशा छोटा ही होगा, यानी त्रिज्या बड़ा होगी ओपी छोटा होगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर। क्या आर बराबर ओपी होगा, क्या त्रिज्या और आर बराबर हो सकता है, नहीं ना, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए सवाल देखते हैं अगला, 29 नंबर सवाल। देखिए 29 नंबर में भी थोड़ा सा मिस्टेक है, 29 नंबर में थोड़ा सा मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है भाई साहब, कहता यदि मीनार के पाद से 50 मीटर दूर स्थित बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण 600 डिग्री है, 600 नहीं होगा 60 डिग्री होगा। चलिए 29 नंबर सवाल यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे और ऐसे करके ए बी सी। चलिए कहता है मीनार है, ये मीनार है और मीनार का उन्नयन कोण दिया हुआ है 60 डिग्री, 600 नहीं 60 डिग्री। कहता है कि मीनार के पाद से मतलब मीनार के जड़ से वह 50 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है, यानी कि यहाँ पर कोई बिंदु है 50 मीटर की दूरी पर, और यहाँ से कोई व्यक्ति इसको देख रहा है ऊपर की ओर, ऊपर की ओर देखता है उसे उन्नयन कोण कहते हैं ना। तो कहता है कि मीनार की ऊंचाई क्या है। अभी ना जस्ट पढ़े ऐसा सवाल, सेम टू सेम इसी तरीके के सवाल को हमने पढ़ा है। और देखिए आप क्या कहिएगा इसमें कि हमको लंब निकालना है, आधार दिया हुआ है कौन, थीटा tan थीटा, क्योंकि लंब और आधार से केवल tan लगता है, तो यहाँ लाएंगे tan थीटा का जगह पर 60 डिग्री होगा, ठीक है। और tan थीटा का फॉर्मूला था लंब बटा आधार, यानी AB बटा BC, AB बटा BC। AB का मान क्या हो जाएगा हमारा, tan 60 का मान था √3, AB का मान हमारा हो जाएगा नहीं मालूम, और BC का मान है 50, तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो AB का मान हो जाएगा 50√3, 50√3 इज द करेक्ट आंसर। अगर मिला के देखिएगा तो आपका 50√3 ऑप्शन नंबर बी में है, इसे नोट कर लीजिए। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30, वेरी इंपॉर्टेंट, छपने वाला सवाल, वेरी इंपॉर्टेंट। कहता किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगा, सॉरी रेखाओं की संख्या कितनी होती है। आइए थोड़ा सा एक बार नोट पॉइंट सीख लीजिए, हालांकि बताता हूँ इसका आंसर 2 हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। अब 2 कैसे आया तो समझ लीजिए। कहता है कोई भी वृत्त है और उसके बाहरी बिंदु से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना है। स्पर्श रेखा उसे कहते हैं कि वृत्त के किसी एक बिंदु से गुजरने वाली किरणें, गुजरने वाली रेखा है ना, वृत्त के किसी एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा खंड को हम वृत्त की स्पर्श रेखा कहते हैं। तो आइएगा इस बिंदु से होते हुए एक बार गुजरा और इस बिंदु से होते हुए एक बार गुजरा, इसके अलावा कहीं और गुजरेगा नहीं ना, तो यानी याद रखिएगा कि ये वाला स्पर्श यहाँ किया और ये वाला स्पर्श यहाँ किया, तो स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होती है, 2 होती है। किसी भी वृत्त के बाहर से, ध्यान दीजिएगा, किसी भी वृत्त के बाहर से अगर किसी बिंदु से अगर उस रेखा पर, उस वृत्त पर अगर स्पर्श रेखा खींचा जाए तो उसकी संख्या केवल 2 होगी। और इस बात का ख्याल रखिएगा, ये ए पर स्पर्श कर रहा है और ये बी पर स्पर्श कर रहा है, और मान लिया बिंदु पी है, तो हमेशा याद रखिएगा दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होती है, यानी एपी बराबर पीबी। याद रखिएगा ये 6 मीटर तो ये भी क्या मीटर होगा, 6 मीटर होगा, आपस में बराबर होंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये पहला बात मैंने क्या बताया कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से अगर वृत्त पर खींचिएगा तो केवल 2 स्पर्श रेखा होगा, लेकिन किसी एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो बोलेंगे अनंत।
क्योंकि एक वृत्त पर ये खिंचाया, ऐसे खिंचाया, ऐसे खिंचाया, ये बहुत खिंचा सकता है, कभी रुकने वाला नहीं है। तो याद रखिएगा कि किसी वृत्त के बाहर से अगर खींचेंगे तो अनंत होगा, सॉरी, किसी वृत्त के बाहर से अगर खींचेंगे तो स्पर्श रेखा 2 होगा, और अगर किसी वृत्त पर खाली खींचेंगे तो अनंत होगा। बात समझ में आई? किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से अगर वृत्त पर खींचेंगे तो कितना होगा, याद रखिएगा, ये हो जाएगा आपका 2, और दोनों आपस में बराबर, स्पर्श रेखा की लंबाई हमेशा बराबर होती है, और किसी वृत्त पर अनंत रेखाएं, अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जाती है। एक बात और याद रखिएगा कि अगर कोई वृत्त है और वृत्त से कोई रेखा गुजरे, अगर कोई वृत्त से कोई रेखा गुजरे यानी स्पर्श रेखा गुजरे, तो याद रखिएगा स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। यानी कि अगर इसको केंद्र से मिला दिया जाए तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाता है और यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। कंप्लीट है। एक बात और याद रखिएगा कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाता है, और इसके इसके माने स्पर्श रेखा के बीच वाला कोण और केंद्र के बीच वाला कोण एक दूसरे का संपूरक होता है। मतलब याद रखिएगा कि कोण P प्लस कोण O, कोण P प्लस कोण O बराबर 180 डिग्री। इस बात का ख्याल रखिएगा कि ये 90 तो ये दोनों का जोड़ हमेशा 180 होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक समझ लीजिएगा, एग्जाम में पूछा हुआ भी है। मान ले जाए कि आपको ऐसे दे देगा, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आपको दे देगा, और आपसे पूछा जाएगा ए बी सी, आपसे पूछा जाएगा कि ये वाला 50 डिग्री है तो ये वाला कितना डिग्री होगा। हम जानते हैं कि दोनों का योग संपूरक होता है। संपूरक का मतलब दोनों का जोड़ 180 डिग्री, और पूरक का मतलब होता है 90 डिग्री। संपूरक का मतलब 180 डिग्री, पूरक का मतलब 90 डिग्री। अब इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180। तो यहाँ पर कितना डालेंगे, 110 डालेंगे। बिना कैलकुलेशन के आप आंसर बना सकते हैं। 130 रखिएगा तब ना, 50 130 180 होता है, तो इसका मान 100 क्या हो जाएगा। ये एक बात जब इतना बता ही दिया हूं तो एक चीज समझ लीजिएगा इसको भी, कि अगर कोई वृत्त है और किसी बाहर बाहर वाले बिंदु से स्पर्श रेखा किए हैं, ठीक है ना, बाहर वाले बिंदु से क्या किए हैं, स्पर्श रेखा किए हैं, और स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है, और इन दोनों का पूरक कोण समान होता है। तो याद रखिएगा ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होते हैं। ये दोनों कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर। ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। ये देखिए ध्यान से समझा देता हूं मैं क्या बोल रहा हूँ। जो अगर ये 50 हुआ है ना, मान लीजिए पूरा 50 हुआ है ना, तो ये 25 होगा और ये भी 25 होगा। ये पूरा 130 हुआ है ना, तो यानी 65 होगा और ये भी 65 होगा। इतना अगर आप याद कर लेते हैं तो स्पर्श रेखा में बहुत सारा चीज हो जाएगा। अगले क्लास में हम आपको स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ की संख्या के बारे में बता देंगे, जब कभी क्वेश्चन आएगा तब। देखिए पहले अभी सीखिए, स्पर्श रेखा की संख्या 2 होगा, दोनों आपस में बराबर। स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। केंद्र पर बना कोण और दो स्पर्श रेखाओं के बीच बना कोण एक दूसरे का संपूरक होता है। एक कोण 50 तो दूसरा 130, एक कोण 100 तो दूसरा 80, दूसरा 80 तो दूसरा 100। और याद रखिएगा कि दोनों आपस में बराबर होता है अगर इसे मिला दिया जाए तो, यानी 25 25 तब 50, ये 65 65 तो हो जाएगा 130। अगर इतना आपको आता है तो बहुत आप कुछ सीख चुके हैं। ठीक है, आज 15 सवाल मैंने बताया, 30 सवाल हो चुके हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में आगे भी हम आपको बेहतर कंटेंट देंगे ताकि आप ज्यादा परफॉर्मेंस अच्छा करें और बहुत अच्छा सीखें, और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से। अगली वीडियो का इंतजार करिएगा, और अगला वीडियो कल मिलेगा आपको, और कुछ बेहतर सीखने के लिए मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन हाँ, अगर आप अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज शेयर कर दीजिए, ताकि किन्हीं और भी विद्यार्थियों को पढ़ने का मौका मिल सके। क्लियर है ना। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे बहुत बेहतर तरीके से। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।